डालो। टॉपिक का नाम है पार्टीशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, यही है क्लास का नाम। क्लास का नाम है पार्टीशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टॉपिक है पार्टीशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें अगर स्लैब डाल दी, ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल स्लैब डाल रखी है, अगर ऐसे स्लैब डाल रखी है, यहाँ पे एयर गैप नहीं है, ये इसके साथ टच है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के, इस पे प्लस क्यू चार्ज एरिया ए, माइनस क्यू चार्ज एरिया ए, और गैप जो है वो क्या है डी के इक्वल। इस केस में इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या होगी, ए एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाय में डी, क्योंकि स्लैब डाल रखी है तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट को क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट के बाय में डी। अगर स्लैब मान लो इस तरीके से डाल रखी है, हाफ पोर्शन में एक स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और यहाँ पे क्या है एयर है, यहाँ पे क्या है एयर, चार्ज प्लस क्यू एरिया ए है इस प्लेट का, चार्ज माइनस क्यू एरिया क्या है ए। इस स्लैब की जो थिकनेस है वो क्या है दे रखी है आपको टी, और जो कंप्लीट जो गैप है प्लेट्स के बीच का वो क्या है डी। तो ये गैप कितना हो जाएगा डी माइनस टी। तो इसका जो कैपेसिटेंस, इस पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस हम लिखते थे, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, प्रॉपर तरीका तो हमने पिछली क्लास में निकालना सीखा था। शॉर्टकट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय में इसका जो थिकनेस डिवाइड बाय में क्या, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टी डिवाइड बाय में के, प्लस इसकी थिकनेस डी माइनस टी डिवाइड बाय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ एयर है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है 1, तो डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 1। ये तरीका तभी वैलिड है जब आप शॉर्टकट ये तभी लगा सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में टी बाय के 1 प्लस डी माइनस टी बाय में 1। कितनी भी प्लेट्स डाल दो तो आप इसी तरीके से लिख सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में उस प्लेट की थिकनेस डिवाइड बाय में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लस दूसरी प्लेट की थिकनेस डिवाइड बाय में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चाहे कितनी भी डाल दे, बट ये तभी वैलिड है जब जो स्लैब हैं वो क्या डाल रखे हैं और वर्टिकली, स्लैब क्या डाल रखी है इसमें वर्टिकली। अगर स्लैब इस तरीके से डाल दी, मान लो अगर ऐसे डाल दी, ऐसे अगर स्लैब डाल रखी है तो उस केस में हम ये शॉर्टकट नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर स्लैब क्या डाल रखी है, ऐसे हॉरिजॉन्टली डाल रखी हैं, उस केस में ये वाला तरीका वैलिड नहीं है। ये तभी वैलिड है जब पूरी प्लेट के आगे एक ही स्लैब है और वर्टिकली स्लैब अगर इस तरीके से स्लैब डाल रखी है, अगर इस तरीके से स्लैब डाल रखी है तो उस केस में ये हम शॉर्टकट नहीं लगा सकते। उस शॉर्टकट के ये कैसे करें, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करें उसके लिए पार्टीशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये वाला टॉपिक है कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करें, ठीक है। तो इस केस में चाहे स्लैब इस तरीके से डाल रखी हो या फिर जो स्लैब है वो इस तरीके से डाल रखी हो, इस तरीके से डाल रखी हूँ, तो ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, तो हमें पार्टीशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस टॉपिक से हो जाएंगे। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन करने के लिए आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे।
इसमें मान लो कि हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, और जो स्लैब है ऐसे डाल रखी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, एरिया A दे रखा है, चार्ज प्लस Q, इसका एरिया भी क्या है A, और चार्ज क्या है माइनस Q। चार्ज क्या दे रखा है इस पर माइनस Q। इसकी जो गैप है वो क्या दे रखा है D, थिकनेस क्या दे रखी है इसकी D। तो इसके लिए इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको जो ए बी के अलोंग हम क्या करेंगे ऐसे कट मारेंगे, ए बी के अलोंग क्या करेंगे ऐसे कट मार देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे यहाँ से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन ऊपर इसका जो एरिया है, अब ये प्लेट जो है आधी कट चुकी, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो A/2 एरिया, चार्ज क्या है प्लस Q, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा A/2, चार्ज क्या है प्लस Q, जो गैप है वो तो D रहेगा, चार्ज नहीं, चार्ज तो उतना ही ना प्लेट पे, प्लस Q चार्ज, क्योंकि जो चार्ज फैला हुआ है वो पूरी प्लेट पे ही फैला हुआ है, तो चार्ज तो Q ही रहेगा ना। जब हम वो जो कोऑर्डिनेट्स वाला किया था उसमें जब चार्ज कूलम में था तो वो बांट दिया था हमने, लाइक जितना शीट के लाइक वो एक शीट थी पूरी जो उसी वाले स्क्वायर के अंदर आया थी उस पे 2 और बाहर वाले पे 2, उसमें तो चार्ज हमने किया था। किस पे बांटा था हमने? वो जो एक कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन नहीं था, टोटल चार्ज इक्विपोटेंशियल रोशन सरफेस, यहाँ पे तो चार्ज क्यों रहेगा, और ये दो प्लेट्स बन गई है, मान लो कि एक प्लेट ये वाली है जिसका एरिया क्या है A/2, एक पहले तो एक पूरी प्लेट थी ऐसे जिसके ऊपर चार्ज क्या था प्लस Q चार्ज था, और एरिया क्या था A था। अब ये क्या होगी कि इसको कट कर दिया ऐसे, तो चार्ज क्या रह जाएगा इस पे प्लस Q, एरिया क्या हो गया A/2, अब इस पे भी चार्ज क्या हो जाएगा प्लस Q, और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा माइनस Q। ये एक सिस्टम बन गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और ये भी एक सिस्टम बन गया पूरा, और पूरा एक सिस्टम है। ये अलग से एक पैरेलल प्लेट है, बीच में स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K1, एक ये है स्लैब है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, इस प्लेट का एरिया क्या है A/2, चार्ज क्या है Q, इस प्लेट का एरिया क्या है A/2, चार्ज क्या है Q, और गैप क्या है इनके बीच का D। ठीक है, क्योंकि एक सिस्टम बन गया, ये वाला क्या एक सिस्टम, एरिया क्या हो गया इसका A/2 कट कर दिया, पहले A था अब एरिया क्या हो गया A/2, चार्ज क्या हो गया प्लस Q। पहले प्लेट पूरी थी, अब जो नेचुरली इस पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा, इस पे माइनस Q चार्ज, इस पूरे का हाँ। और चार्ज पे चार्ज अगर आप Q/2 भी ले लोगे तो कैपेसिटेंस वैसे भी चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता, पोटेंशियल में भी तो चार्ज जो आएगा वो Q/2 आ जाएगा। वैसे चार्ज पे डिपेंड चार्ज में चाहिए, क्योंकि चार्ज मैंने खुद घर से दिया है प्लस Q और माइनस Q, वैसे भी देखो चार्ज मैंने क्या दिया है घर से दिया है प्लस Q और माइनस Q, तो कैपेसिटेंस चार्ज पे जब डिपेंड ही नहीं करता, चाहे Q/2 हो चाहे Q/4 हो, कुछ भी दे दो, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल आंसर जो आता है कैपेसिटेंस का उसमें चार्ज आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इसका C1 की जो वैल्यू क्या हो जाएगी A/0 बाय में A/0 K/D होता है, फॉर्मूला क्या होता है A/0 K/D, क्योंकि स्लैब डाल रखी है, अगर स्लैब नहीं होती तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है A/0 बाय में D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A की वैल्यू क्या लिखोगे A/2 एप्सिलॉन K1 बाय में D, यह आ जाएगा। इसका जो होगा C2 क्या हो जाएगा आपके पास A/2 एप्सिलॉन K2 बाय में D, यह आ जाएगा। और हमें पता है कि अगर सीरीज में कैपेसिटेंस अगर जुड़े हैं, अगर ऐसे जुड़े हुए हैं, इसका कैपेसिटेंस क्या है C1 और इसका क्या है C2, तो जो C इफेक्टिव होगा, C इफेक्टिव क्या हो जाएगा 1/C इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2। अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2।
C2। 1/C इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा 1/C1 प्लस 1/C2। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस में अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं दो रेजिस्टेंस तो R इफेक्टिव क्या होता है R1 प्लस R2। बट अगर कैपेसिटर जो है वो अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो C इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करेंगे 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस केस में ये तो बट ये दोनों क्या है पैरेलल में है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल में है। तो इसका अगर दो कैपेसिटर जो है अगर वो अगर दो कैपेसिटर अगर सीरीज पैरेलल में जुड़े होंगे तो उस केस में ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं पैरेलल में, इसका कैपेसिटेंस C1 इसका क्या है C2। तो ये दोनों किस में है पैरेलल में, तो इनका जो C इफेक्टिव आएगा वो क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। इन दोनों का C इफेक्टिव क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। बट अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका R इफेक्टिव निकालने के लिए क्या कहते हैं 1/R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। बट कैपेसिटर के केस में अगर वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो C इफेक्टिव क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। अब ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं पैरेलल में। अगर पैरेलल में एक और बात, अगर मान लो यहाँ से वायर निकली हुई है तो भी ये क्या है पैरेलल में है। अगर सीरीज में अगर वायर निकल गई ऐसे तो ये किस में पैरेलल में नहीं रहेंगे, ना सीरीज में नहीं रहेंगे। अगर दो कैपेसिटर अगर ऐसे सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए ऐसे सीरीज में, और बीच में से वायर निकल जाए तो ये सीरीज में ना पैरेलल में। क्योंकि सीरीज में रहने की कंडीशन होती है कि चार्ज सेम होना चाहिए, यानी कि करंट क्या होना चाहिए दोनों में सेम, चार्ज क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। बट अगर बीच में से वायर निकल गई तो यहाँ से चार्ज गया तो इधर भी तो जाएगा चार्ज और इधर भी जाएगा, तो ये क्या होंगे दोनों में चार्ज क्या होगा अलग अलग होगा, तो इसलिए ये सीरीज में नहीं है। बट यहाँ पे पैरेलल में कंडीशन होती है कि एक प्लेट इसके साथ जुड़ी हुई है तो दूसरी भी क्या हो इसके साथ जुड़ी हो, चाहे बीच में से वायर निकलती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों प्लेट जो है एक दूसरे से क्या होनी चाहिए जुड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे अगर ये वायर निकल के कैपेसिटर भी लग जाए तो भी क्या है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम ही रहेगा। पैरेलल में कंडीशन होती है कि पोटेंशियल क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए, और सीरीज में कंडीशन होती है कि चार्ज क्या जाना चाहिए सेम जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर इनमें बीच में अगर वायर निकल गई तो ये ना सीरीज में ना पैरेलल में, और अगर इसमें से वायर निकल गई तो ये उस केस में पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, वो तो भी सीखेंगे ना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कैसे करता है। डायनामिक्स में यही है कि सबसे पहले कि करंट चलता है तो कैसे चलता है, वो डायनामिक्स में अगर करंट की बात आ गई, यहाँ पे भी अगर बैटरी जुड़ जाएगी इसके साथ, इस सिस्टम के साथ बैटरी, तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का टॉपिक होगा। क्योंकि करंट की बात आ गई, बैटरी अगर जुड़ी है, कैपेसिटर मैंने ये कहा था कि कैपेसिटर का डिस्कशन दो पार्ट्स में होता है। अगर जब तक बैटरी नहीं जुड़ी हुई चार्ज की बात नहीं आ रही तो वो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अगर बैटरी जुड़ गई चार्ज फ्लो कर गया, कितना चार्ज किस पे कितना चार्ज आएगा कैपेसिटर पे, तो वो क्या बात होगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, तो इनका जो C इफेक्टिव क्या आएगा C1 प्लस C2 दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो ये दोनों क्या है अब पैरेलल में है, तो इनका जो C इफेक्टिव आएगा वो क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में D सॉरी A बाय 2 प्लस A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में D। ये क्या आ गया इस पूरे सिस्टम का C इफेक्टिव। ठीक है, डायग्राम तो कंप्लीट करो। कनेक्ट ही नहीं करा।
चाहे इसमें चार्ज भी आप Q/2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर बीच में से कटा दोनों हाफ हाफ डिवाइड है तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, वैसे हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि वैसे कैपेसिटेंस जो है चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, चाहे दो चाहे ना दो। कहाँ पे? हो गया? क्वेश्चन करता वो वाला पॉइंट नोट करना है कि ये अगर वायर कनेक्ट कर दूँ तो ये सीरीज में रहेगा। आपके मर्जी, बता दिया, अब जब सीरीज पैरेलल करेंगे तब कर लेना चाहिए। बता दो इनका सी इफेक्टिव क्या होगा, फाइंड सी इफेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम। पहला कट हमेशा आप अलोंग ए बी निकाल लगाओगे, अगर कट लगाना है हमें तो पहला कट क्या लगाओगे, ए बी कटना चाहिए ऐसे, पहला कट हमेशा क्या लगेगा, अलोंग ए बी, फिर वो उसमें फिर वो वैसे वर्टिकल लग जाएगा। पहले चाहे ए बी जे ऐसे हो वर्टिकल, वर्टिकल ए बी दे रखे हो हम लोग, तो उस केस में पहला कट ऐसे लग जाएगा अलोंग ए बी जिस डायरेक्शन में दे रखे हो, मान लो ए बी जो दे रखे हैं वो इस तरीके से दे दिए, ऐसे दे दिए, तो पहला कट ऐसे लगेगा। नहीं, पहला कट लगाने के बाद ये तो अलग हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों अलग हो जाएंगे। हाँ, ऊपर वाले दोनों अलग ऐसे होंगे फिर वो ऊपर वाले दोनों तो सीरीज में, और फिर इसके साथ पैरेलल में। पहला कट हमेशा आप अलोंग ए बी लगाओगे, चलिए लिख भी लो इसको, पहला कट हमेशा क्या लगाओगे, अलोंग ए बी।
हाँ पहले ये दोनों सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल में। जब K1 और K2 को कट करेंगे तब एरिया हाफ में रहेगा। नहीं, क्योंकि आपने प्लेट को कट नहीं करा, दोनों को अलग रखा है। ये प्लेट ऐसे कट करी तो ये भी a/2 है, तो a/2 ही है ना बाद में भी। आपने इसको फिर इसको भी तो आधा ऐसे कट नहीं करा ना, बीच में से कट करा है। क्योंकि इसको जब कट करोगे तो क्या जब बन जाएगा डायग्राम, पहले ऐसे कट लगाएंगे, एक प्लेट हम क्या लगा देंगे, घर से लगा देंगे यहाँ, फिर दूसरा कट जो लगेगा वो ऐसे लगेगा। तो एक प्लेट, ये प्लेट तो ये थी, ये वाली हाफ कट होगी, फिर स्लैब, फिर एक प्लेट क्या लगा दी घर से, फिर ये एक प्लेट और घर से लगा देंगे, फिर स्लैब, और फिर ये प्लेट ऐसे, और फिर इसके साथ यहाँ पे ये प्लेट और जो स्लैब डली हुई है, ऐसे बन जाएगा ए बी के लो। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3, एरिया a/2, इसका भी क्या हो जाएगा a/2। ठीक है, क्योंकि हमने कट करा है तो ये हाफ हाफ होगी। फिर जो हमने ऐसे कट नहीं लगाया हॉरिजॉन्टल, ऐसे कट करा है तो ये वाली जो है और ये वाली दोनों क्या है a/2। ये नहीं होगा कि फिर दोबारा से ऐसे कट लगाया तो ये a/4 हो जाएगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ये a/4 हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने मान लो ये क्या थी, एक प्लेट थी ऐसे थी, तो पहला कट तो हमने ऐसे लगाया, बीच में से काट दिया इसको ऐसे, तो बीच में से काट दिया तो हाफ लेंथ ब्रेथ क्या होगी, कम होगी। फिर दूसरा जो है हमने क्या करा है कि बीच में यहाँ पे स्लैब रखी थी, ऐसे रखी हुई थी, ऐसे थी, तो पहला कट तो हमने क्या लगाया, ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाया तो हाफ ऑफ होगी। बट अब बीच में से लगाया तो प्लेट को कट हमने नहीं करा, यहाँ पे हम स्लैब का एरिया नहीं देख रहे, प्लेट्स का एरिया देख रहे हैं, तो इसलिए ऊपर वाली प्लेट का इनका भी एरिया क्या होगा a/2, और इसका भी क्या होगा a/2, और इसका भी क्या हो जाएगा a/2, a/4 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये दोनों क्या है सीरीज में, और इसके साथ क्या होंगे पैरेलल में, तो C1 जो आएगा वो क्या हो जाएगा a/0 a/2 इंटू में K1 बाय में d/2, क्योंकि ये जो गैप है ये कितना है d/2, ये भी कितना है d/2, और ये क्या है d। ठीक है, इसका आ जाएगा आपके पास C2 जो आएगा वो आ जाएगा a/2 ε0 K2 बाय में d/2, और C3 जो आएगा वो क्या आ जाएगा a/2 ε0 K3 डिवाइड बाय में d। अब ये दोनों क्या है सीरीज में है, C इफेक्टिव निकालोगे 1/C इफेक्टिव क्या आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a ε0 1 में, तो इन दोनों की तो नेट निकालोगे, पहले C इफेक्टिव इन दोनों का निकलेगा, फिर इसके साथ पैरेलल में करोगे ना, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, गलती होने के चांसेस होंगे। टू से टू कैंसिल ही हो जाएगा वैसे। ठीक है, 1/C इफेक्टिव d बाय में a ε0 K1 प्लस d बाय में a ε0 K2, यह है 1/C इफेक्टिव। ठीक है, 1/C इफेक्टिव, तो C इफेक्टिव जो आएगा वो क्या आएगा, रेसिप्रोकल करोगे इनका तो C इफेक्टिव कितना आ जाएगा a ε0 बाय में d कॉमन ले सकते हैं इनटू में K1 प्लस K2,
यह है इन दोनों का सी इफेक्टिव। अब इसके साथ क्या हो गई है, पैरेलल में जो फाइनल आंसर आएगा अब ये है इन दोनों का सी इफेक्टिव। अब इसके साथ क्या होंगे, C3 के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल जो सी इफेक्टिव आएगा वो क्या आ जाएगा, सी इफेक्टिव 1 लिख सकते हैं इसको, सी इफेक्टिव 1 प्लस में C3। तो सी इफेक्टिव जाएगा C3, यह है ए एप्सिलॉन नोट डी डिवाइड इंटू में K1 प्लस K2 प्लस में C3 हमारे पास कितना था, ए एप्सिलॉन नोट K3 डिवाइड बाय में 2D। यह आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, इसको प्रॉपर और सोल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। समझ आया ही नहीं आया? ये है सी इफेक्टिव नेट। हाँ, ए एप्सिलॉन नोट बाई डी सभी में से कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 2। या फिर वैल्यू दी होगी तो पुट करके फिर सीधा सोल्व कर लेना। हो गया? क्वेश्चन कर दीजिए। तो इसका सी इफेक्टिव क्या होगा, क्यों? ए बी के लॉन्ग कट लगाओगे तो A/2 नहीं होगा। ये तो वर्टिकल डली हुआ है, बट इस एक प्लेट के आगे तो 2 स्लैब है, यानी कि इसमें जो कट होगा ए बी के अलोंग अगर कट लगाओगे तो जो बन जाएगा कैसे, पहले तो कट ऐसे लगेगा, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, K1 और K1। इसके क्या हो जाएगी, 2 पार्ट्स में ऐसे हो जाएगी ये। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। फिर दूसरा कट क्या लगेगा, ऐसे। ऐसे बन जाएगा फाइनल डायग्राम। एरिया क्या हो गया, A/2, गैप जो है वो क्या है, D/2।
B/2 A/2। ठीक है, पहला कट लगाया ऐसे, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी स्लैब। दूसरा कट लगाया कैसे, ऐसे। तो इस केस में पहला कट ऐसे लगाया, दूसरा कट ऐसे, पहला हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। तो ये वाली स्लैब क्या होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। K1 घर से एक प्लेट लगाई वायर, फिर एक प्लेट और लगाई घर से, दूसरी स्लैब K2 जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फिर नीचे ये स्लैब K1 और दूसरी इसके साथ सीरीज में K3। अब ये दोनों क्या है, K1 और K3 वाली स्लैब जो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के, ये दोनों क्या है सीरीज में, और ये दोनों भी क्या है सीरीज में। फिर किस में आएंगे, पैरेलल में। तो इसका जो C1 आएगा, इसका C इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा C1, इसका C2, इसका C3 और इसका C4। तो C1 की जो वैल्यू आएगी, C1 क्या हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में D/2। तो ये आ जाएगी आपके पास A 2 से 2 कैंसिल, तो A एप्सिलॉन नॉट K1 बाय में D, और C2 आ जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में D/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K2 बाय में D। C3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें जो C1 और C2 क्या है सीरीज में, और C3 और C4 क्या है सीरीज में। फिर इन दोनों का जो इफेक्टिव है वो पैरेलल है किसके साथ है, C3 और C4 के साथ। तो इस केस में ये दोनों सीरीज में आएंगे, यानी कि जो C इफेक्टिव आएगा 1/C इफेक्टिव वो क्या आएगा 1/C1 प्लस C2, और ये दोनों भी क्या है 1/ जो ये C इफेक्टिव 1, ये 1/C इफेक्टिव 2 इक्वल टू क्या आएगा 1/C3 प्लस 1/C4। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में। C इफेक्टिव क्या होगा, ये दोनों क्या है अब पैरेलल में, तो इन दोनों को आप पैरेलल में निकालोगे, फिर आएगा फाइनल आंसर आपके पास। आया समझ, इन दोनों का इफेक्टिव क्या है, किसको, अब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो जो नेट आएगा फाइनल अब फाइनल जो आंसर आएगा C नेट इन दोनों का, C इफेक्टिव 1 प्लस C इफेक्टिव 2, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय में D इंटू K1 प्लस K2 प्लस में करोगे A एप्सिलॉन नॉट D K3। अब इनको सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं आया। यानी कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करना है, पहला कट क्या लगा दोगे ए बी के अलोंग, फिर ये देख लोगे कि सीरीज पैरेलल है या नहीं, साफ साफ पता लग जाएगा कि वो सीरीज पैरेलल है या नहीं, फिर उनका सी इफेक्टिव निकाल लोगे। ठीक है।